अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए एक 5 साला मुआशी प्लान का ऐलान करेंगे। इसका पस मंज़र ये है कि हमने द रिव्यू के प्लेटफॉर्म से ही आपको बताया था कि कुछ अर्सा पहले हुकूमत पाकिस्तान ने यूके के एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं उनको हायर किया था कि वो पाकिस्तान को जो मुश्किल मुआशी हालात हैं उससे निकालने के लिए कोई नुस्खा पेश करें। वो जो ड्राफ्ट प्लान था हमने डिस्कस भी किया था। अब जब इब्तदाई तौर पर हुकूमत ने जायज़ा लिया है उस ड्राफ्ट प्लान का, तो हुकूमत जो है वो मुतमईन नज़र नहीं आती और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उस नए मंसूबे के ऊपर एक और 7 रुकनी कमेटी बना दी है। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन शहबाज, सबसे पहले आई थिंक पाकिस्तान में जब भी कोई छोटा बड़ा प्रॉब्लम हो तो एक काम जो ये गवर्नमेंट नहीं, माजी की हुकूमतें भी ये करती हैं कि वो कमेटी बना देते हैं। अब मैं, अगर मुझसे आप पूछें तो मैं एक ऐसी कमेटी प्रपोज करना चाहता हूं कि ये जो कमेटी खेलने वाला सिलसिला है ये कैसे बंद हो सकता है कि जब भी कोई मसला आता है कमेटी बना दो। एक ऐसी कमेटी तश्कील देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जब कोई मुस्तकबिल में मसला आए तो उनका बाकी सब काम होंगे, कमेटी नहीं बननी चाहिए बस। कामरान, इंसिडेंटली हमारा जो प्रोग्राम है उसका मेरे ख्याल 70% जो आज हिस्सा जो एलोकेट है उसके टाइमिंग का वो 3 कमेटियों को है। एक डार साहब की कमेटी है, उसके बाद एक और कमेटी है, फिर एक और कमेटी है। तो हमारा भी जो निज़ाम वो कमेटियों की वजह से लगता चल रहा है। हमें तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो कमेटी बनाते हैं। आपका निज़ाम तो चल रहा है, आपने मुझे पता है कि बड़ी भारी कमेटियां डाली हुई हैं, वो कमेटियां तो ठीक होती हैं, लेकिन ये जो कमेटी है जिसका हमें कोई फायदा नहीं है उसमें। लेकिन इसमें एक ऑन अ सीरियस नोट एक चीज़ ये है कि ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि जो एक नॉर्मल फंक्शनल सिस्टम होता है गवर्नमेंट का वो काम नहीं कर रहा, और इसलिए कमेटी के ऊपर कमेटी, और सम टाइम ये जो कमेटीज़ होती हैं जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उसको अंडरमाइन कर रही होती हैं, क्योंकि जो काम एक मिनिस्ट्री का है या एक कैबिनेट बॉडी का है वो एक स्पेशल कमेटी या एक स्पेशल टास्क फोर्स के पास चला जाता है। आज भी जो हम बात करने जा रहे हैं वो जो अभी आपने जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक और कमेटी बना दी है, और ये बड़ी पावरफुल कमेटी है। और इस कमेटी की जो सरबराही है वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब के ज़िम्मे लगाई गई है। और आपने कमेटियों का जिक्र किया, अब मजमूई तौर पर PDM2 की गवर्नमेंट में जो कमेटियाँ बनी हैं उसमें 22 कमेटियों की जो सरबराही है वो इसहाक डार साहब के पास है, जिसमें कुछ पॉलिटिकल और ज़्यादातर इकोनॉमिक मैटर से रिलेटेड है जिनको डार साहब खुद शेयर कर रहे हैं। इसहाक डार साहब सोते भी हैं या नहीं सोते? नहीं, वैसे ये तो एक इंटरव्यू चल रहा था, शाहरुख खान भी 4 घंटे के लिए सोते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इनका काम भी उतना ही है। देखिए अभी स्कोर पूरा नहीं हुआ। जब इनकी गवर्नमेंट थी 2013 से 18 वाली, उसमें तकरीबन 45 या 46 कमेटीज के चेयरपर्सन होते थे। अभी हाफ पहुंचे हैं ये वहां पे। अभी तो काफी शुरू मौजूद है। आपने अभी उस कमेटियों के ऊपर एतराज कर दिया। देखिए गवर्नमेंट की जो अभी हम आज बात करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज की इनकंसिस्टेंसी उस चीज़ से रिफ्लेक्ट करती है वो कैसे एडहॉक डिसीजन लेती है। इसमें जो पहला एडहॉक फैसला ये लिया गया कि बावजूद इसके पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर ने स्टीफन डरकन जो एक UK के इकोनॉमिस्ट हैं, उनके फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ जो डेवलपमेंट ऑफिस है उसके वो इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, एडवाइज़र, पॉलिसी एडवाइज़र रहे हैं, उनको उन्होंने पाकिस्तान इन्वाइट किया और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की सरबराही में कमेटी बनाई। और उसका मकसद ये था कि एक होम ग्रोन इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो तैयार किया जाए, जो कि स्टीफन डरकन के ज़िम्मे लगाया गया, और उसकी सुपरवाइजरी जो थी वो रोल वो वज़ीर ख़जाना के ज़िम्मे लगाया गया। हमने पिछले प्रोग्राम में बड़ी डिटेल में इस पर डिस्कशन की थी कि जो ड्राफ्ट प्लान है इसमें कोई चीज़ नई नहीं है, ऑल्दो उन्होंने वही बातें की हैं जो मिसिंग होती है हमेशा के स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल विल और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स की उन्होंने बात की थी। जब ये वाला प्लान काबीना के मेंबरान के सामने और प्राइम मिनिस्टर को पेश किया गया तो उस पर काबीना के मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात है कि इसमें तो देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दिस स्टीफन डरकन प्लान, तो इसको मज़ीद देखने की ज़रूरत है। यही वजह है कि जो एक एंटिसिपेट किया जा रहा था कि 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर एक माशी प्लान का ऐलान करेंगे, वो इस वजह से नहीं हो सका कि जो स्टीफन डरकन का जो प्लान था वो काबिल अमल नहीं करार पाया। और अब इतलात ये आ रही हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते में शायद प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका प्लान का ऐलान करेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी कमेटी की तफसील बता दें और इसकी जो ख़ास तौर पर जो इम्प्लीकेशन है
ये 7 मेंबरान की कमेटी है कामरान, जिसमें इसहाक डार साहब उसको चेयर कर रहे हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इसमें जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जनरल सरफराज अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद, वो इसके मेंबर है, और 5 मिनिस्टर्स और हैं जिसको मेंबरान बनाया गया है, जिसमें प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल है, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं, फिर इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर अहद खान चीमा है, फिर उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं फाइनेंस के और रेवेन्यू के वो इसके मेंबर हैं, अली परवेज मलिक साहब जो हैं वो इसके मेंबर उन्होंने बनाए हैं। और ये कमेटी जो है, अब इसका काम ये है, जिसका जो एक मेन TOR है वो ये है कि द कमेटी विल कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू द ड्राफ्ट प्लान एंड सेक्टोरल प्लान्स, इट विल इंटीग्रेट फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर, और जो इंपॉर्टेंट बात है, इंश्योरिंग दैट द ड्राफ्ट प्लान इज रॉबस्ट, कोहेसिव एंड फ्री फ्रॉम इनकंसिस्टेंसीज। मतलब ये कि उसमें प्रॉब्लम जिनको नजर आए तो उसकी वजह से ये जो 7 रुकनी का एक काबीना की कमेटी हाई पावर्ड बन गई है जो इस प्लान को रिव्यू करेगी। अब मेरी यूके के जो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने प्लान सजेस्ट किया, क्या उसको भी वो बेहतर करने के लिए, या ये ऑल टुगेदर एक नई एक्सरसाइज होगी, ये एक नया प्लान सजेस्ट करेंगे? और जब हम ये बात कर रहे हैं तो क्या ऑब्वियसली कोई भी आजकल प्रोफेशनल्स होते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने उनको पे किया होगा जब ये उन्होंने प्लान किया। देखिए इसके ऊपर थोड़ी सी है, गवर्नमेंट कह रही हम पे नहीं कर रहे, और इतलात ऐसी थी कि इसको यूके की गवर्नमेंट पे कर रही है। अब जो यूके की एम्बेसी है पाकिस्तान में, उनका हाई कमिश्नर, वो कह रहे हैं कि स्टीफन डर्कन जो फॉर्मर एडवाइजर हैं FCDO के, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफाई किया उनको, उसमें उन्होंने लिखा कि पॉलिसी एडवाइजर अभी भी हैं वो FCDO के। कहा यह जा रहा है, अब चूंकि वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, उनका स्टेक 5 स्टार होटल में है, यहाँ बैठ के वो काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो उनको फंड कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करिए, यूके गवर्नमेंट करिए, खुद वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो काम नहीं कर रहे। दूसरा, उनको जो एंगेज करने का आइडिया था वो आइडिया ही गलत था। इसके ऊपर काफी तनकीद की गई पाकिस्तान में कि आपके पास कौन से प्लान्स की कमी है। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट आपको बता चुके हैं गवर्नमेंट के अपने कई प्लान्स हैं। तो अभी जो आपका सवाल था कि क्या ये वही प्लान हो, कल मैंने एक कैबिनेट मेंबर से ये बात पूछी कि इस कमेटी बनाने का तो मकसद है कि जो स्टीफन डर्कन का प्लान है उसको इम्प्रोवाइज करना, उसको इम्प्रूव करके फिर पे करेंगे। नहीं, डर्कन का प्लान इस काबिल नहीं है कि उसको इम्प्रोवाइज किया जाए। हम अब इसको जो PMLN का इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसकी तरफ लेके जाएंगे चीजों को, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई नई चीज हमें नहीं बताई। उनका प्लान में 3 चीजें बुनियादी है ना, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और फिस्कल डिसिप्लिन लेके। इसमें नई बात उन्होंने कहा जी क्या है, तो उनका जो हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उस इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर ये तमाम चीजें दी हुई हैं, जिसमें हमने इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट में लेके आना है फिस्कल ईयर 2025 के आखिर तक। फिर दूसरा उन्होंने कहा जी GDP ग्रोथ का हमारा कंसिस्टेंट स्टेबल टारगेट है। बाकी भी उनका जो हमारे जो टारगेट्स हैं वो हम वो लेके आएंगे, और एक 5 E's का एक प्लान जो है प्लानिंग कमीशन तैयार कर, तो उन दोनों की बेस के ऊपर अब माशी प्लान तैयार होगा और वो फिर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे। बट द क्वेश्चन बॉटम लाइन जो है कि IMF का प्रोग्राम ऑलरेडी हम साइन कर चुके हैं, उसके बोर्ड का अप्रूवल इधर 28 या 30 अगस्त को हो रहा है। IMF के बोर्ड का अप्रूवल लाइकली, ऑल्दो कि इसमें अब एक जो चीज आ गई उस पर बाद में बात करेंगे, जो पंजाब की तरफ से अनाउंसमेंट आई है बिजली के बिलों के हवाले से, उसकी कोई इम्प्लीकेशन है या नहीं वो बात की बात है, बट अभी तक ये चीजें हैं। सो दिस शोज कि एक गवर्नमेंट में अभी जो है ना वो एक तरह से वो चीजों को एक सिमत में लेके जाने में काबिल नहीं हो पा रही। अच्छा, मैं यहाँ पर यही पॉइंट उठाना चाह रहा था। कहा यह जाता है कि जो PMLN की गवर्नमेंट है, बड़े तजुर्बाकार गवर्नमेंट है, पहली दफा ये गवर्नमेंट में नहीं आए। इसहाक डार ये जो उनके काबीना के बेशतर अरकान है, माजी में भी पाकिस्तान में वो रूल करते रहे हैं, काबीना का हिस्सा रहे हैं। तासुर ये मिल रहा है कि शायद एक तो होता है ना कि अचानक कोई आफत पड़े तो आप फिर वो रिएक्ट करते हैं, प्लान करते हैं। अब अगर इतने महीने गुजरने के बाद भी PDM-1 भी इनके पास थी, सबको पता था कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं। फिर आपने मैनिफेस्टो की बात की, मैनिफेस्टो में भी ऑब्वियसली उस वक्त भी पाकिस्तान के हालात जब इलेक्शंस हुए इतने अच्छे तो नहीं थे। तो इससे क्या चीज़ ये शो करती है कि इसका मतलब है कि आपके पास सिरे से कोई प्लान है ही नहीं। आपको पता है कि ऑलरेडी जो तूफान आपकी तरफ बढ़ रहा है और आप हर कुछ अरसे के बाद एक नई कमेटी बना देते हैं, भाई नया एक इकोनॉमिक प्लान आ रहा है। तो क्या इनको पहले इन चीजों का अदराक नहीं था? ये तो फ्रॉम डे 1 इलेक्शन से पहले ये तमाम तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, जैसे ही ये गवर्नमेंट में आते और उस पर इंप्लीमेंट करना शुरू करते। कामिल कंफ्यूजन वहां से पैदा हुई जब इसहाक डार साहब को वजीर खजाना नहीं बनाया गया और मोहम्मद औरंगजेब साहब को प्राइवेट सेक्टर से लाके वजीर खजाना बनाया गया। तो गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत ही एक कन्फ्यूजन थी। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये था कि औरंगजेब साहब चूंकि पहली दफा गवर्नमेंट में आए थे, उनका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, तो विद इन द गवर्नमेंट जो चीजें थी ना वो एक पॉइंट से नहीं वो डायरेक्ट हो रही थी, चीजें फैल रही थी। इनिशियली तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ये कोशिश थी कि किसी तरीके से डार साहब को इकोनॉमिक मैटर्स में ना लेके आ जाए। इवेंचुअली आपने देखा कि उनको पहले इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के में भी डाला गया, उसकी जो चेयरमैनशिप थी वो प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रखी और जो को चेयर था वो उनको बनाया मोहम्मद औरंगजेब को। जब क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने उसकी ECC
एफडीसी की चेयरमैनशिप उनको वापस कर दिया औरंगजेब साहब को, फिर इसहाक डार साहब को कैबिनेट कमेटी और प्राइवेटाइजेशन का चेयरमैन बना दिया, अभी जो कैबिनेट एक जो स्टीयरिंग कमेटी है एसडीजीज की उसका चेयरमैन उनको बना दिया। यहाँ पे जो एक चीज़ हम नाज़रीन को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि लग ऐसे रहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब की जो वज़ीर ख़ज़ाना जो मोहम्मद औरंगजेब साहब है उनकी जो गिरफ्त है इकॉनमी के ऊपर वो काफ़ी हद तक इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर कमज़ोर हो रही है। अगर आप 2-3 बड़े फैसले देख लें जो अगस्त में हुए हैं, चेयरमैन एफबीआर लगाया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की मर्जी से लगा, उसमें एसच वज़ीर ख़ज़ाना की कोई से नहीं थी। अभी चंद दिन पहले एक सिलेक्शन कमेटी ने एक मेंबर लगाना था, उनका जो सीसीपी है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक मेरिट का एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस मेरिट बेस्ड उन्होंने फॉलो किया। जो रिकमेंडेशन गई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कैबिनेट के अप्रूवल के लिए, उसको भी ओवर रूल करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने वहां पे अपनी मर्जी की जो कैंडिडेट थे उनको उन्होंने रिकमेंड किया। जो वज़ीर ख़ज़ाना की रिकमेंडेशन थी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। फिर इवन कि अभी अब स्टीफन डर्कन वाला भी जो प्लान है इसमें भी इसकी जो सुपरवाइजरी थी वो इनके पास थी, वज़ीर ख़ज़ाना के पास, वो भी चीज़ें अब इसहाक डार साहब के हवाले की। तो ये जो इंडिकेशन आ रही है इससे ऐसे लग रहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना की जो ग्रिप है ऑन इकोनॉमिक मैटर्स वो कमज़ोर हो रही है, और जो जिनकी ग्रिप मजबूत हो रही है वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब है। तकरीबन 22 कमेटीज़ के वो चेयरमैन हैं जिसमें ज़्यादातर इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर है। और आज सैटरडे वाले दिन उन्होंने 2 कमेटीज़ की सरबराही की, उसमें खाद की जो प्राइस है मार्केट के अंदर उसके हवाले से, एनर्जी जो प्लान है उसके हवाले से उन्होंने मामलात की सदारत की, और कल उन्होंने ये जो कमेटी बनी थी प्लान के हवाले से उसकी सदारत की। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अभी गवर्नमेंट का गुज़ार 5 माह, इसके अंदर इनिशियली ऐसे लग रहा था कि डार साहब इकोनॉमिक अफेयर से पीछे चलेंगे अब, लेकिन ये जो अब चीज़ें इमर्ज हो रही हैं इससे लग रहा है कि डार साहब एक दफ़ा फिर उनकी मुआशी मामलात के ऊपर जो ग्रिप है वो मजबूत हो रही है, और वज़ीर ख़ज़ाना जो औरंगजेब साहब हैं उनकी जो ग्रिप है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो रही है। कामरान, यही वजह है कि अब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप देखें अब जो बिजली के बिलों के हवाले से पंजाब ने एक फैसला किया, उसी तरफ आने वाला था। एक तो बहुत अरसे के बाद जो PMLN के कायद हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वो ऑब्वियसली मंजर-ए-आम पर आए, अदरवाइज वो जब से ये गवर्नमेंट बनी है बड़े लो की रहे हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनकी साहबजादी भी हैं, उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो रिलीफ का ऐलान किया है कि कम अज़ कम अगस्त और जो सितंबर के पंजाब के जो सार्फिन हैं 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली जो है वो कमी का उन्होंने ऐलान किया है, और जो पंजाब की गवर्नमेंट वो सब्सिडाइज करेगी, जो डेवलपमेंट फंड है वहाँ से कट करेगी। अब अगेन ये वो प्रैक्टिस है सब्सिडाइज करना जिसमें आपको पता है कि हम एक और IMF प्रोग्राम ऑब्वियसली बिल्कुल साइन करने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग एक्सपेक्टेड है वेरी सून। तो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का तो डिसीजन नहीं है, क्या इम्पैक्ट आ सकता है? जो आमतौर पर कहा यह जाता है कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए तो यूजुअली मतलब फॉर्मेलिटी होती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, तो क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है इस फैसले की? देखिए, इस स्टेज के ऊपर कुछ प्रियम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन जो 2 फैसले अनाउंस किए हैं साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब ने इनके प्रेजेंस में, जो हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब की है उनकी, वो दोनों फैसले जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं IMF के प्रोग्राम को। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जो ओवरऑल जो मामला हैं इकॉनमी के वो एक कोऑर्डिनेशन के तहत नहीं चल रहे। पहला फैसला उन्होंने जो 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमतों में कमी की है पंजाब के सारिफिन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये हम तो बहुत देर से खुद एडवोकेट करेंगे कि कीमतों में कमी होना चाहिए, लेकिन ये जो फैसला हुआ है ये एक आइसोलेशन में हुआ है। जो सारिफिन है वो सिर्फ पंजाब में नहीं है, तमाम मुल्क के सारिफिन है, इसमें इस्लामाबाद के भी हैं, बाकी तीनों सूबों में भी हैं। तो मार्केट के अंदर एक डिस्टॉर्शन पैदा होगी। ऑल्दो 45 अरब रुपए की रिलीफ है, वक्ती रिलीफ है, 2-3 माह की उन्होंने बात की है, बट फिर सिंध से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी इसी किस्म की आवाज़ें आएंगी। और जो IMF का प्रोग्राम है वो बात करता है इस्लाहात की, मार्केट डिस्टॉर्शंस को ख़त्म करने की IMF का प्रोग्राम बात करता है। यहाँ पे डिस्टॉर्शन क्रिएट की गई, सारिफ को फ़ायदा हो गया उस चीज़ का, लेकिन आपने एक आपने जो है ना प्रोग्राम वो एक स्टेप ले लिया। दूसरी जो अनाउंसमेंट उनकी है कामरान, वो जो 700 अरब रुपए के उन्होंने कहा जी कि हम सोलर जो पैनल्स हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पंजाब के सारिफिन के जो बिजली के हैं। अगेन इट्स इन द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर, जिसको हम एडवोकेट भी करें, बट ये फिर किस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि जो ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उन्होंने नेशनल ग्रिड के ऊपर जो सारिफ है और जो कंजम्पशन उसको प्रमोट करना है, और ऑफ ग्रिड जो कंजम्पशन है उसको डिस्करेज करना है। और नाज़रीन, जो लास्ट हमारी मुज़ाकरात हुए थे IMF के साथ, उसमें ये पॉइंट रेज हुआ था कि नेशनल ग्रिड की जो कंजम्पशन है उसके ऊपर वो कम इसलिए हो रही है कि जो सोलर पैनल्स हैं
उसके ज़रिए जो बिजली के जो सारिफीन है वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। तो उसके हवाले से हुकूमत ने उस वक्त हमने ये खबर भी की थी कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी ख़त्म करने की IMF को यकीन दहानी कराई थी, फिर उसके अगेंस्ट एक रिटेलिएशन आई लोगों की तरफ से, गवर्नमेंट एक बैकफुट के ऊपर चली गई। तो ओवरऑल अगर आप इस वक्त सूरत हाल देखें कि जो हम पाकिस्तान इस वक्त एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, IMF का प्रोग्राम अप्रूव होने जा रहा है, इसका मतलब है कि हम नॉर्मल हालात के अंदर नहीं है। $16 अरब कर्ज जो है वो रीशेड्यूल करवाने जा रहे हैं 1 साल के लिए। हम इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो मुख्तलिफ हाथों में चली गई है। वज़ीर ख़जाना साहब उनकी गिरफ्त कमज़ोर हो रही है, इसहाक डार साहब की गिरफ्त मजबूत हो रही है, पंजाब ऐसे फैसले कर रहा है जिसकी नेगेटिव इंप्लीकेशंस हैं IMF के प्रोग्राम के लिए। तो अभी भी वक्त है, शहबाज शरीफ साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर सारी चीज़ों को देखना चाहिए और जो भी वज़ीर ख़जाना हो उनको एम्पावर्ड करना चाहिए। अगर वो मुतमिन नहीं है, वो समझते हैं कि वो नहीं ये काम बेहतर तरीके से कर सकते, तो वो पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं। लेकिन कमेटीज के जरिए अगर वो निज़ाम चलाने की कोशिश करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आएंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे 135 अरब रुपए के पेट्रोल स्कैंडल की, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ अर्सा पहले एक स्कैंडल सामने आया जिसमें जो पेट्रोल के नाम पर एक केमिकल जो इंपोर्ट किया जा रहा था और उसको बाद में ये इत्तलात मिली कि पेट्रोल की जो मसनूआत हैं उसमें शामिल करके बेचा जा रहा था और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी वजह से जो कौमी ख़जाना है उसको कोई 135 अरब रुपए का नुकसान हुआ। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और अब वो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी जो फाइंडिंग है वो सामने आ गई हैं। तो शहबाज, क्या फाइंडिंग्स हैं? क्या जिन खदशात का इजहार किया था कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को, तो जो फाइंडिंग्स आई हैं क्या एस्टेब्लिश हुआ है कि वाकई ये जो स्कैम है, ये स्कैंडल है, ये जेन्युइन था, वाकई जो एक खतरनाक केमिकल था उसको पेट्रोल की मसनूआत में मिलावट करके बेचा जा रहा था पाकिस्तान में? कामरान, ये जो काम था इसकी बेसिकली जो अनअर्थ किया था कस्टम इंटेलिजेंस ने, जो FBR का हिस्सा है, उन्होंने ये सारा काम किया था मैं लेकिन ये मामला दबा हुआ था। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इंटरवीन किया, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ख़त लिखा, तो फिर ये मामला उठाया गया और 7 रुकनी एक कमेटी बनी थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। उसके जो TORs थे उसमें बुनियादी तौर पर यही थे कि जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसकी तस्दीक करना या तरदीद करना और मुस्तकबिल के लिए क्या होना चाहिए वो सिफारिशात देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। इसकी रिपोर्ट आ गई है और बाय एंड लार्ज जो कुछ एलिगेशंस थी कस्टम इंटेलिजेंस की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके अंदर वो प्रूव हुई है और उसमें ये चीज़ इन्होंने साबित की है। उन्होंने कहा जी कि जो केमिकल है जो इंपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में, जिसको ये बोलते हैं लाइट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, ये जो मिक्स हो रहा है पेट्रोल में, मिक्स होकर ये सेल हो रहा है पाकिस्तान में। ये उसकी क्वांटिटी क्या है, कितना क्या सारा ही वो मिक्स हो रहा है या उसकी कुछ क्वांटिटी मिक्स हो रही है, उसके ऊपर उनकी फाइंडिंग डिफरेंट है। उनका ये ख्याल है कि एट बेस्ट कोई 5% तक उसमें मिक्स करते हैं पेट्रोल में और फिर ये सेल करते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा उनका ये ख्याल है कि ये जो इम्पोर्ट हो रही थी ये इरेगुलर इम्पोर्ट थी, इलीगल इम्पोर्ट थी, क्योंकि ये जो डेंजरस पेट्रोलियम की कैटेगरी में ये सॉल्वेंट फॉल करता है और चूंकि डेंजरस पेट्रोलियम की कैटेगरी में फॉल करता है तो इसकी इंपोर्ट के लिए आगरा से जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसे लाइसेंस लेने की जरूरत के बगैर ये इंपोर्ट नहीं हो सकता। इसमें एक वजाहत बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर ये पेट्रोल में मिलावट करके बेचा जा रहा था तो क्या ये जो सॉल्वेंट है, ये जो केमिकल है, ये तेल की जो मसनूआत है उसके मुकाबले में ये सस्ता है? ज़ाहिर सस्ता होगा तो तभी आपको फ़ायदा है ना। बिल्कुल, ये उससे काफ़ी सस्ता है। इसमें जो सारा केस था 135 अरब रुपए का जो बिल्ड किया गया था वो इसी नोशन पे किया गया था कि जब ये सॉल्वेंट को आप पेट्रोल में मिक्स करते हैं तो जो प्राइस डिफरेंस पर लीटर होता है 150 रुपए फी लीटर होता है। तो इसकी वजह से उसमें अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डाल दें, इसके टैक्सेस ड्यूटी सब कुछ डाल भी दें तो फिर भी एट बेस्ट 120 रुपए फी लीटर कॉस्ट करता था। लेकिन कमेटी की फाइंडिंग इससे स्लाइटली डिफरेंट है। उन्होंने जो इसका जो गैप निकाला है मार्केट में, उनका ये ख्याल है कि इसकी जो टोटल कॉस्ट बनती है 218 रुपये फी लीटर बनती है
जिसकी वजह से जो गैप उन्होंने कोई एस्टिमेट किया कोई 51 रुपए फी लीटर है, जिसमें उनके ख्याल में सिर्फ एक साल में जो माली साल खत्म हुआ है 4,76,000 मैट्रिक टन इसकी इंपोर्ट हुई है, और जिसमें जो हुकूमत के टैक्सेस का नुकसान है कोई 11 अरब रुपए का हुआ है, और जो इलीगल गेन एक्स्ट्रा गेन इन इंपोर्टर्स ने हासिल किया वो तकरीबन 30 अरब रुपए का। तो उन्होंने एक साल का जो फिगर निकाला है वो 40 अरब रुपए का निकाला है, जबकि जो रिपोर्ट थी कस्टम इंटेलिजेंस की उसमें तकरीबन 2.5 ईयर्स का जो उन्होंने फर्क निकाला वो कोई 135 अरब रुपए का निकाला। अब अगर देखा जाए तो ये मुझे ये लगता है कि इनकी खैर अब एक फाइंडिंग आ चुकी है। अगर ओवरऑल आप इसकी क्वालिटी पे देखें तो इन्होंने चीज़ों को एज सच दबाने की कोशिश नहीं की, लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने कोई जिम्मेदारी भी किसी के ऊपर नहीं डाली। अगर आप इसकी मेजर फाइंडिंग इसका ये मतलब कोई एस्टैब्लिश नहीं किया कि ये किसकी मिली भगत से हुआ है, हाँ, या इसमें कोई किकबैक्स या कोई पैसा इन्वॉल्व था, ये बिल्कुल नहीं वो उन्होंने साबित नहीं किया। इनकी जो मेजर फाइंडिंग्स 4-5 है, अगर देख ली जाए कि इंपोर्ट इसमें पॉइंट ये था, जो इंपोर्टर है उसका ये पॉइंट था कि पहले ये कराची पोर्ट के जरिए इंपोर्ट हो रहा था, फिर कोविड के बाद ये कोयटा शिफ्ट हो गया, तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूट किया कोयटा की इंपोर्ट ने कराची इंपोर्ट को। जो रिपोर्ट है उसमें ये पॉइंट साबित नहीं होता, इंपोर्टर का जो क्लेम है वो साबित नहीं हो रहा। उनका ये मानना है कि जो क्वांटिटी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही थी वो सब्स्टिट्यूशन नहीं थी, इजाफी क्वांटिटी मकदार पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई है, और वो जो इंपोर्ट हुई है उसकी जो कंजम्पशन थी वो जो इंडस्ट्रियल यूज इसका जो केमिकल आता है इसका बेसिक वार्निश और आपकी जो होती है पेंट की इंडस्ट्री उसमें यूज होता है। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इस सेक्टर में नहीं थी इतनी कि जिससे ये जो इजाफी इंपोर्ट थी वो साबित हो सके, उसको मतलब वो नहीं हुआ। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उन्होंने कहा जी उनका कंक्लूजन ये है चूंकि ये इजाफी जो इंपोर्ट हुई है तो ये इस्तेमाल हुई है फिर उसमें एज एडल्ट्रेंट पेट्रोल के अंदर। मेजर इनकी सबसे बड़ी फाइंडिंग यही है कि मैं अगर उसका एक जुमला पढ़ दूं, देयर हैज नॉट बीन एनी कंसिडरेबल ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल आउटपुट सच एज पेंट एंड वार्निश विच सजेस्ट इट्स ऑल्टरनेट यूजेज सच एज अडल्ट्रेंट इन पेट्रोल। अच्छा, ये चीज साबित होगी इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा जो आपने बात की किसी की मिली भगत से हुआ है, उस पॉइंट के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें उनके ख्याल में कस्टम्स की और जो इंपोर्टर्स हैं उनके दरमियान कोई मिली भगत नहीं थी। इस पॉइंट को उन्होंने नलीफाई किया, बट एट द सेम टाइम उन्होंने एफबीआर को ये उनकी एक रिकमेंडेशन है कि एक डिटेल्ड इंक्वायरी इसके ऊपर की जाए और करके फिर इस्टेब्लिश किया जाए कि ये जो इल्ज़ाम लगा है कि ये जो इंपोर्टर्स और इसका जो कस्टम्स का जो एक्लूजन था उसकी वजह से ये सारा और आई थिंक इतना अरबों का अगर ये चीज़ इंपोर्ट हुआ है और अरबों की बात हो रही है तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की मिली भगत के बगैर हुआ। अब जो इम्पोर्टेंट सवाल है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था जब ये स्कैंडल अपेरेंटली अनअर्थ हुआ तो बहुत से जो कंटेनर्स हैं जो ये केमिकल लेकर के स्टक अप हुए थे वहाँ पर, उसके हवाले से अब क्या डिसीजन हुआ है? सुना है कि उसको एक पेनल्टी डालकर रिलीज करने का फिर फैसला किया गया है, बट उसको गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करेगी कि वो वाकई जो केमिकल है वो दोबारा से इस्तेमाल नहीं होगा, वो पेट्रोल की जो मसनूआत है उसमें उसकी मिलावट नहीं होगी? देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था इस हवाले से कि जो टैंकर स्टक अप हो चुके हैं ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर कोयटा, वहाँ से उनको रिलीज़ किया जाए। और चूंकि जब कहा यह जा रहा था कि ये एक बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लेमेटरी ये सॉल्वेंट है, आग लग सकती है इससे, तो उसको जल्द से जल्द इसको रिलीज़ किया जाए। तो उसके हवाले से जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि इन पे जुर्माना आयद करके इनको फ़िलहाल छोड़ दिया जाए। और चूंकि इसके बारे में ये भी खदशा है कि ये पेट्रोल के अंदर मिक्स होकर फिर बिक सकता है, तो उनका जो ओगरा है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर जाके ये ना बिके। और जो इंपोर्टर है वो अंडरटेकिंग देगा, एक बयान हल्फी देगा कि ये जो केमिकल यहाँ से रिलीज होगा ये इंडस्ट्री को फरोख्त होगा और मार्केट में ये पेट्रोल के अंदर मिक्स होकर नहीं बिके। लेकिन जो इस रिपोर्ट के अंदर चीज़ सामने आई है, उन्होंने कहा कि देयर इज़ हाईली लाइकलीहुड कि ये बिक रहा है मार्केट के अंदर, और ज्यादातर उन्होंने कहा जी कि बड़े शहरों में नहीं बिक रहा है, जो रूरल एरिया हमारे देहाती इलाके हैं और उसकी जो सराउंडिंग्स हैं जहां पे इतने ज्यादा कंट्रोल्स नहीं होते, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इतने ज्यादा चेक्स नहीं रखती, वहां पे जाके ये बिक रहा है। बट स्कैंडल 135 अरब रुपए का था, अब 874 टैंकर्स थे जिसमें 860 टैंकर तो सिर्फ इसी केमिकल के थे। तो उसके ऊपर अब ये फैसला और गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई भी कर दिया है कि 3 लाख रुपया फी टैंकर उन्होंने जुर्माना आयद किया है, जो तकरीबन 26 करोड़ रुपया बनता है इन सारे 874 टैंकर्स के ऊपर। 3 लाख रुपया जुर्माना देके इन टैंकर्स को छोड़ दिया जाए और आगे जाकर फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कस्टम्स के लोग हैं, उसके अलावा ओगरा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो चेक करें, रेड्स करें जाके पेट्रोल पंप्स के ऊपर।
बट दिस इज क्वाइट अ यूनिक सिचुएशन। इसमें कामरान ये वही सूरत हाल है नाज़रीन कि अगर कोई चीज़ स्मगल हो रही है, इम्पोर्ट स्मगल होकर पाकिस्तान में आ रही है और जब वो आती है बॉर्डर एरिया से, ऊपर मार्केट में उसके ऊपर छापे मारने का कोई फायदा इसलिए नहीं होता कि जो उसको पूरे पाकिस्तान से, पूरी सेटल एरिया से गुजार कर उसको लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद ले आए, वो यहाँ पे पकड़वाने के लिए फिर उसको नहीं लेके आता, उसको बेचने के लिए लाता। तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। अब चूंकि ये जो कंटेनर्स थे, ये टैंकर्स 874 हैं, इसमें अंदर गालबन 27,000 मेट्रिक टन क्वांटिटी है। तो होपफुली कि अब चूंकि ये इशू हाईलाइट हो चुका है और इसको ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही इस्तेमाल होगा, ये वाला कम से कम केमिकल मिक्स नहीं होगा। एक जो चीज़ इस रिपोर्ट के अंदर अच्छी है वो ये है कि इसमें उन्होंने फ्यूचर के लिए चीज़ इस पर लाजमी कर दी है कि आइंदा ओगरा से लाइसेंस लिए बगैर इसकी इंपोर्ट नहीं होगी। जब मैंने जो इस कमेटी के चेयरमैन है हसन मोहम्मद यूसुफजई, एडिशनल सेक्रेटरी, उनसे पूछा कि आपने जिम्मेदारी क्यों फिक्स नहीं की, तो उसके ऊपर उनका जवाब ये था कि चूंकि जो एग्जिस्टिंग इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर उसमें स्पेसिफिकली इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया हुआ कि ये एक डेंजरस पेट्रोलियम है, तो उसके हवाले से कुछ इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में अमेंडमेंट आएगी, तब ही ये इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी फिक्स हो सकती थी। इसलिए उन्होंने यहाँ पे किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली। अच्छी चीज़ ये हुई है कि एटलीस्ट फ्यूचर के लिए ये चीज़ अब रुक जाएगी। और एक जेन्युइन अगर इंपोर्टर था और उसको नहीं पता था कि डेंजरस पेट्रोलियम है, तो उसको एक जुर्माना डालकर छोड़ दिया गया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और जो इशू है इंपोर्ट्स के हवाले से उसके ऊपर बात करेंगे, उसका कैसे इंपैक्ट आ सकता है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के साथ। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाल ही में हुकूमत ने जो FBR के अंदर खास करके उसको डिजिटल करने के हवाले से और इस्लाहात के हवाले से एक सिविल मिलिट्री टास्क फोर्स उसको बनाया था और उसका इजलास हुआ है इसी हफ्ते, और उसमें अहम जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस होने थे। और एक जो इशू शहबाज, जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ट्रेड और ख़ास करके जो पाकिस्तान चीन से जो भी इंपोर्ट करता है या चीन जो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, उसके हवाले से कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेकिन वो इशू टेकअप हुआ नहीं। सबसे पहले इशू है क्या ये, जब हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान बायलैटरल ट्रेड है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो असल इशू है क्या? कामरान, जो टास्क फोर्स बनी थी इसके 5-6 TORs थे। बुनियादी तौर पर तो डिजिटलाइजेशन ऑफ द FBR के हवाले से ये टास्क फोर्स बनी है, जिसमें एक मेजर जनरल सर्विंग को चेयर हैं, इसके अली परवेज मलिक चेयरमैन है। वन ऑफ द TORs वाज और इज़ कि जी पाकिस्तान के जो ट्रेड होती है विद नेबरिंग कंट्रीज़, रीजनल कंट्रीज़, उसमें उनका ट्रेड का जो डाटा है उसको इंटीग्रेट करना। और ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों इसको टास्क फोर्स के उसके मैंडेट में डाला गया कि चीन से जो पाकिस्तान को इंपोर्ट होती है, अगर चीन का डाटा देखा जाए, उनके चीन से जो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होती है वो तकरीबन 17 अरब डॉलर उसकी वैल्यू है। जबकि जो पाकिस्तानी कस्टम्स का डाटा होता है उसकी वैल्यू कभी 13 अरब डॉलर आ रही है, कभी 12 अरब डॉलर आ रही है। 4 से 5 अरब डॉलर का उसके अंदर एक गैप है। तो ये गैप इसलिए है कि हुकूमत पाकिस्तान का ये ख्याल है कि जो चीन वहाँ से जो चीज़ पाकिस्तान आ रही है, हमारा जो इम्पोर्टर है वहाँ उसकी एक्चुअल वैल्यू डिक्लेयर कर रहा है और पाकिस्तान में आके उसकी वैल्यू जो है वो कम डिक्लेयर इसलिए कर रहा है कि उसके ऊपर टैक्सेस और ड्यूटीज़ को वो इवेट करता है या अवॉइड करता है। अब पाकिस्तान में इंपोर्ट के ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस हैं, विच गिव्स एन इंसेंटिव टू द इंपोर्टर कि वो किसी तरीके से अंडर इनवॉइसिंग करे और उसकी एक्चुअल वैल्यू डिक्लेयर ना करे। और दूसरा इसके अंदर एस्पेक्ट ये है कि उसकी जो एक्चुअल प्राइसिंग है वो नहीं वहाँ बताई जा रही, इसलिए कि एक मार्केट कैप्चर करने के तरीक़ेकार होता है कि जो उसकी प्राइस है, उसकी किसी भी चीज़ की उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सम टाइम जो गवर्नमेंट होती है उसको सब्सिडाइज कर रही होती है ताकि दूसरी कंट्री में जाके उसके मार्केट को वो कैप्चर कर सके। और जो डिफरेंस होता है वो फिर सब्सिडी किसी है वो जो होस्ट गवर्नमेंट है वो पूरा कर रही होती है। तो इसके हवाले से इसको ये डंपिंग बोलते हैं अपनी ट्रेड की लैंग्वेज में। तो किसी भी चीज़ की जब डंपिंग किसी दूसरे मुल्क में हो रही है तो उसके हवाले से फिर इन्वेस्टिगेशन भी होती है, जुर्माने भी होते हैं। अब ये एक बड़े अरसे से ये एक मसला चला आ रहा था और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का तो ये क्लेम था कि जो चाइना और पाकिस्तान की ट्रेड का गैप है ये कोई रफली 6.5 अरब डॉलर है। तो प्रपोजल ये आया है कि इस जो चीन से ये एक्सेस मांगी जाए कंप्लीट डाटा की
कि जितनी वहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं पाकिस्तान के साथ उसकी वैल्यू के हिसाब से डाटा पाकिस्तान को दिया जाए। चीन उसके ऊपर एक्सेस देने को तैयार नहीं है। चाइना के इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि अगर हमने आपको एक्सेस दे दी तो हमें बाकी ममालिक को भी देना पड़ेगी, तो हमें और बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जब ये मामला इस दफ़ा टास्क फोर्स में भी रेज हुआ तो वहाँ पे यही कहा गया कि इसको मत छेड़ें, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। तो क्योंकि अगर पाकिस्तान ने ये इशू रेज किया तो माजी में भी जब पाकिस्तान ने 2018 में इसको रेज किया था तो चाइना ने थ्रेट किया था कि अगर आपने इस इशू को ज़्यादा दबाया तो जो चीन और पाकिस्तान के दरमियान तजारती मुआहदा उस वक्त नेगोशिएट हो रहा था, उसकी सेकंड फेज आ रही। तो उन्होंने कहा जी फिर चीन इस मुआहदे से विड्रॉ कर जाएगा, हम आपको डाटा की एक्सेस नहीं देंगे लेकिन हम आपसे तजारत जो है वो कम कर देंगे। नो द प्रॉब्लम इज कि जितनी भी चीन और पाकिस्तान की तजारत हो रही है उसमें जो डाटा एक्सेस है पाकिस्तान की वो सिर्फ 1/3 तक है, और वो भी जो FTA के तहत, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ट्रेड हो रही है। जो नॉन FTA है उसके तहत पाकिस्तान को डाटा की एक्सेस नहीं मिल रही, और इसके कामरान इम्कानात इसके यही हैं कि चीन आपको मजीद कोई इस किस्म की डाटा की एक्सेस नहीं देगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये रहेगी। लेकिन जो FPR के हुकाम है उसको उनकी जस्टिफिकेशन ये है कि जितना ये दावा किया जा रहा है $4 अरब की डिस्क्रिपेंसी का, इतनी डिस्क्रिपेंसी है नहीं। उनका ये मानना है कि जो अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स हो रही हैं फ्रॉम चाइना वो भी पाकिस्तान के खाते में दिखाई जाती हैं, एक चीज़। और दूसरा इसके अंदर नाज़िक पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान काफ़ी दिफाई इंपोर्ट्स भी हो रही हैं, वो समटाइम्स। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। कल भारत से एक बड़ी खबर आई रिगार्डिंग मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से, और 10 साल के तवील इंतज़ार के बाद बिलाखिर भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसने मकबूजा कश्मीर के अंदर इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया है। ये इंतखाबात 3 मरहलों पर होंगे और इसका आगाज़ जो है सितंबर को होगा और अक्टूबर के पहले हफ्ते में फिर इन नताइज का ऐलान किया जाएगा। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इसके हवाले से कुछ माह पहले ये जो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया था अगस्त 2019 में भारत की हुकूमत ने, तो उस सारे जो इशू को चैलेंज किया गया था भारतीय सुप्रीम कोर्ट में। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले में जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का फैसला था उसको सही करार दिया था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा था कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द इंतखाबात करवाए जाएं। तो उस फैसले पर अमल दरामद करते हुए अब वहाँ पर ये इंतखाबात हो रहे हैं, और आखिरी मरतबा 2014 में वहाँ पर इंतखाबात हुए। तो और वैसे भी पाकिस्तान का ये मानना है कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस तरह के इंतखाबात होते हैं वो एक ढोंग है, एक धोखा है, क्योंकि वहाँ के अवाम ऑब्वियसली भारत के साथ नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है शहबाज, अब जो बात हो रहे हैं माजी में, तो फिर जब आर्टिकल 370 मौजूद था, कश्मीर की एक खसूसी हैसियत थी, तो वहाँ की जो कानून साज असम्बली कह लें, जो वहाँ के जो भी नाम निहाद गवर्नमेंट थी, तो कम अज़ कम उनके पास पावर्स थी, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असम्बली थी मकबूजा कश्मीर की, वो जो अपने इलाके के अंदर, रीजन के अंदर जो भी कानून साजी करनी होती थी वो उनके पास इख्तियार था। अब ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इसके नतीजे में जो असम्बली वजूद में आएगी उसके पास तालीम और जो कल्चर है उसके अलावा और कोई इख्तियार नहीं होगा कि वो कानून साजी कर सके। जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं नाम निहाद, उनके पास भी कोई इख्तियार नहीं होगा। उनके मुकाबले में जो वहाँ के फेडरल गवर्नमेंट जो उनकी अपॉइंट करती है, सेंटर अपॉइंट करती है, गवर्नर, उनके पास इख्तियार होंगे। जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से जो भी कानून साजी होगी वो भारत की पार्लियामेंट करेगी। सो नेवरदलेस ये अब इंतखाबात करवाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अगेन लोगों का मुतालबा वही है कि जो स्टेट हुड है उसको रिस्टोर किया जाए, और उसमें जो दूसरा सिक्योरिटी का एलिमेंट भी है, क्योंकि 3 मरहलों पर ये इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो इंतखाबात होंगे तो वहाँ पर वायलेंस का भी खदशा है। बट नेवरदलेस 10 साल के बाद 2 के वहाँ पर अब इंतखाबात हो रहे हैं। 2 के पाकिस्तान उन इंतखाबात को नहीं मानता, लेकिन भारत जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, और 10 साल उन्होंने तवील इंतजार करवाया वहाँ पर। अगर एक आई वॉश भी है तो इतना उन्होंने टाइम लगाया। आपने कहा उनके पास सिर्फ 2 जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे वो अपनी कानून साजी कर सकते हैं, कि एजुकेशन, दूसरा कल्चर। तो क्या ये जो स्टेटस है ये बाकी जो भारत की रियासतें हैं उनका भी सेम है, या उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है? क्योंकि अब तो इनके वन ऑफ दी उसकी स्टेट्स हो गया ना, उसका जब स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया भारत का, तो उनका वहाँ पे क्या है? बाकी रियासतों में भी सेम होता है या उनका डिफरेंट होता है? नहीं, बाकी रियासतों में तो जो एक जिस तरह हमारे यहाँ सूबे हैं उनके पास पूरा इख्तियार होता है, सिर्फ वही कि जो आप दिफा है, फॉरेन अफेयर्स है, ये इकॉनमी है,
उसके अलावा बाकी जो सूबे हैं उनको इख्तियार होता है कि वो तो फिर इसमें जो भारत का जो क्लेम है कि जो अब वो भारत का हिस्सा हो गया, तो फिर वो तो इटसेल्फ डिस्प्यूटेड हो गया। इसमें जो डिफरेंस है कि इससे पहले जब खुसूसी हैसियत मौजूद थी तो ऑब्वियसली एक तो खुसूसी हैसियत थी, एक रियासत भी इंडिया के आइन के मुताबिक ये थी, तो उनके पास अपना उनका अलग झंडा था। इस केस में अब एक यूनियन टेरिटरी, जिसमें हम विफाकी टेरिटरी कहते हैं, तो वहां पे एक यूनियन टेरिटरी यानी कि बराह रास्त वहां पर विफाक के अंडर है कि जो भी वो होंगे। तो ये जो इलेक्शन करवाने का वो करवा रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्रिटिसिज्म भी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कहा हुआ है, तो ये एक मेयरली एक आई वॉश है, उससे कोई बहुत ज्यादा उससे सिक्योरिटी की अगर आप सूरत हाल देखें पिछले एक महीने में वहां पे काफी ज्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं कंपेयर टू द पास्ट। अब वहाँ पे सिक्योरिटी के चैलेंज दोबारा इमर्ज हो रहे हैं, तो इन हालात में इलेक्शंस होना, आप वहाँ पे जो लोकल एनालिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि हाउ दे सी द थिंग्स के रिलेटिवली ये एक फ्री इलेक्शंस होंगे या ये जिस तरह माजी में होता रहा है कि ऑल दिस विल बी मैनेज्ड? नहीं, फ्री इलेक्शंस तो नहीं होंगे ऑब्वियसली। और जो सिक्योरिटी की आपने बात की, ये बिल्कुल जब नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 वाला इकदाम किया था और उसके बाद में ये कहते रहे कि उनके उस स्टेप की वजह से कश्मीर के अंदर अब जो नॉर्मलसी है वापस आ गई। लेकिन हालिया अगर आप महीनों के अंदर देखें तो ट्रेडिशनली पहले तो वैली के अंदर यानी कश्मीर के अंदर तो हमें वहाँ पर वायलेंस और जो इस तरह की एक्टिविटीज़ मिलती थी। जम्मू जो है वहाँ पर आमतौर पर कहा जाता था कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी, वहाँ पे इस तरह की गड़बड़ नहीं होती थी। अब कंपेयर टू कश्मीर या वैली के बजाय जम्मू के अंदर हालिया महीनों के अंदर हमने देखा कि बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं और तकरीबन मेरे ख्याल में कई जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें वो मारे भी गए हैं। जो इंटरनेशनल भी रिपोर्ट कर रहा है कि शायद जम्मू के अंदर और उन इलाकों के अंदर जहां पर दोबारा से गड़बड़ हो रही है, एक नए फौजी ऑपरेशन की भी वहां पर तैयारी हो रही है। तो जो भारत एक ओवरऑल पिक्चर प्रेजेंट करता है कि ऑल इज वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर आज भी जो भारत के खिलाफ आप कह सकते हैं कि एक सेंटिमेंट मौजूद है। और अब ये इंतखाबात जो भी होंगे जिसको पाकिस्तान समझता है कि सिर्फ एक ड्रामा है, उसको ये जो कश्मीर के अवाम है किस तरीके से देखते हैं, आई थिंक हम उसको फॉलो करते रहेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।